बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक न्यूसेंस क्या चीज़ है। अमर बहस तकलीफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की सेक्शन 133 133 से लेकर 143 143 तक 10 सेक्शंस हैं जो इसके मुकम्मल प्रोसीजर को डील करती हैं। अमर बहस तकलीफ़ को जानने से पहले इसका प्रोसीजर 133 में जो दिया गया है वो ये है कि जब दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट के पास किसी शख्स की तरफ से कोई एप्लीकेशन आती है या किसी दूसरे ज़राए से मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को मकामी पुलिस की तरफ से रिपोर्ट भेजी जाती है कि किसी रास्ता, किसी दरिया या नाली में कोई ऐसी रुकावट है जो बहस तकलीफ है आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, और से हों कि अगर वो फ़ौरन वहाँ से वो अमर बहस तकलीफ बनने वाली रुकावट को हटाया नहीं गया तो इससे किसी किस्म की सेहत का खतरा हो सकता है या आवाम के आराम सुकून में किसी किस्म का खतरा हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब एप्लीकेशन के साथ ऐसी एविडेंस मौजूद हो या पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो कि इस तरह की रुकावट को हटाना अशद ज़रूरी है, तो ऐसे हालात में मजिस्ट्रेट एक कंडीशनल ऑर्डर पास करने का अख्तियार रखता है। अब अमर बहस तकलीफ के हालात कौन कौन से हैं? जब भी कोई ऐसा बिजनेस कारोबार जो आवाम की लिए मुज़र सेहत हो या आवाम के लिए बहस तकलीफ़ हो या वो किसी ऐसे रास्ते में कोई ऐसी गुड्स रख दी जाए जिससे आवाम का वहाँ पे गुज़र मुश्किल हो जाए, कोई ऐसी चक्की लगा दी जाए कि जिससे वहाँ के लोगों के लिए मुश्किलात पेश आएँ और उससे वॉइस पोल्यूशन या उसकी आवाज़ से अहले मोहल्ला या वहाँ के रहायशी मुश्किलात का शिकार हों। अगर उन गुड्स की उस कारोबार के सिलसिले में आने जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं या वहाँ पे कोई ऐसा सामान डंप कर दिया जाता है जिस उस कारोबार से इस तरह भी मुमकिन है कि ये कारोबार हो सकता है लॉफुल अंदाज में चल रहा हो, लेकिन वो लॉफुल ज़रूर है, ये वैसे तकलीफ़ है वो पब्लिक के लिए। तो ऐसी सूरत में ये इस तरह के कारोबार भी उसी ज़ुमरे में आएगा। दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई ऐसी बिल्डिंग तमीर की जा रही हो या बिल्डिंग का कोई मटीरियल को शराय आम में या पब्लिक मकाम पे या वहाँ पे जो पे अवामी गुजरगाह हो वहाँ पे फेंक दिया जाता हो या इसमें कोई ऐसा एक्सप्लोजन मटेरियल हो जिससे इर्द गिर्द के लोगों की जान को खतरा हो। दूसरी सूरत यह है कि अगर रास्ते में या किसी पब्लिक प्लेस में कोई ऐसा टेंट लगा दिया जाए, कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए, ये भी वैसे तकलीफ में आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कुआं हो या इस तरह का कोई तालाब हो, अगर टैंक हो जिसके इर्द गिर्द फेंस या बाड़ लगना ज़रूरी है, अगर उसके बाड़ या फेंस ना होने की वजह से किसी भी वक्त वो अवामी अफराद के लिए वो पैसे तकलीफ और उनकी जान के लिए ख़तरे का बायस बन सकता हो, तो उसकी फ़ौरन तदारक के लिए, फ़ौरन वहाँ से रिमूवल के लिए, हटाए जाने के लिए इस तरह का ऑर्डर ज़रूरी हो। जैसे अगर रास्ते में से दरमियान में से कोई नाली निकाल दी जाए या रास्ता तोड़ दिया जाए या कोई दरख्त वहाँ पे काट कर फेंक दिया जाए और उसको उठाया ना जाए, कोई जनरेटर लगा दिया जाए और उस जनरेटर से इतनी वाइब्रेशन पैदा होती हो कि अहले मोहल्ला जो हैं वो उनकी खिड़कियां दरवाजे और उनके घर का सुकून बर्बाद हो रहा हो। तो इस तरह के अमर जिससे अवामी तकलीफ का बहस बन सकता है और किसी सेहत को तबाह बर्बाद कर सकता है, तो इस तरह के तमाम अमूर वैसे तकलीफ में आएंगे और इनको हटाया जाना अगर ज़रूरी है तो मजिस्ट्रेट 133 के तहत जो कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा उसमें वो टाइम लिखेगा कि इस मुद्दत के अंदर
یہ وہاں سے درخت ہٹا دیا جائے یا اس قسم کا جو بھی ضروری امر ہے اس کا حکم جاری کر دیا جائے۔ اس 133 کے تحت جاری کردہ حکم کو کسی بھی سول سوٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس آرڈر کی کمپلیشن کے لیے 134 میں پروسیجر دیا گیا ہے کہ سیم وہی پروسیجر ہے جو ایک سمن کی تعمیل کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اسی طریقہ سے اس آرڈر کو بھی جو ہے تعمیل کیا جائے گا۔ اگر تعمیل نہیں کرنا ممکن تو وہاں پہ کسی مین علاقے میں مین جگہ پہ چسپاں کر دیا جائے گا۔ اگر زائد اشخاص ہیں جن کو فرداً تعمیل مشکل ہے تو ایسی صورت میں کسی سپیکر میں، کسی لاؤڈ سپیکر کے ذریعے، کسی بھی ایسی چیز کے ذریعے اعلان کر دیا جائے گا تاکہ سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں۔ اب 135 میں جو نیکسٹ پروسیجر بتایا گیا ہے، اگر ایسے اشخاص جو اس امر باعث تکلیف کا سبب بنے ہیں ان کو یہ نوٹس مل جاتا ہے، اور مل جانے کے بعد وہ عدالت میں حاضر ہو کر وہ ایسی جو نیوسنس ہے اس کی ریموول کر دیتے ہیں یا عدالت کے حکم کے اوپر پابندی کرتے ہیں اور حکم بجا لاتے ہیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کوئی شکاز بھی اسی آرڈر پہ جاری کر سکتے ہیں ایک جواب کی شکل میں، کہ وہ اپنی کوئی اس طرح کا جواب کورٹ میں دفاع کے طور پر داخل کر سکتے ہیں جس سے وہ کورٹ کو مطمئن کر سکیں کہ یہ ریموول ان کا جو پرائیویٹ رائٹ ہے یہ پبلک رائٹ نہیں ہے، یا یہ شرائع عام کا مسئلہ نہیں ہے، یا یہ پبلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذاتی ڈسپیوٹ ہے، پرائیویٹ ڈسپیوٹ ہے۔ اس طرح کا وہ شکاز بھی کورٹ کو جمع کرا سکتے ہیں۔ زید 135 کے تحت وہ ایک اپلیکیشن کورٹ کو گزار سکتا ہے کہ وہ جیوری مقرر کر دی جائے۔ اب جیوری کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ پنچایت جو مقرر کر دی جائے یا ایک کمیشن مقرر کر دیا جائے۔ اب اس جیوری کی جو فارمولیشن ہے وہ 135 کے بعد 136 کی جگہ پہ وہ 138 میں موجود ہے۔ اب یہ ایک سپلیمنٹری سیکشن ہے آپس میں 135 اور 138۔ 138 میں جو یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو فارمولیشن ہے اس جیوری کی وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی اپلیکیشن میجسٹریٹ صاحب کے پاس آتی ہے جیوری کے لیے تو وہ اس میں ایون نمبر 5، 7، 11 اس طرح کے نمبروں کے اوپر مبنی وہ ایک ایسی جیوری تشکیل دے سکتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ 5 سے کم وہ افراد نہیں ہونے چاہیے۔ ان میں ایک شخص کو فورمین مقرر کر دیا جاتا ہے، ہاف لوگ میجسٹریٹ صاحب کی طرف سے نومینیٹ کیے جاتے ہیں یعنی کہ 2 لوگ، اور 2 لوگ جو مقرر کیے جاتے ہیں وہ نوٹس گزارا ہوتا ہے، یا جو اپلیکینٹ ہوتا ہے 135 کے نیچے وہ شخص 2 افراد اپنی طرف سے دیتا ہے۔ اب میجسٹریٹ درجہ اول سمن کے ذریعے فورمین اور ان تمام افراد کو کورٹ میں اپیئر ہونے کے لیے بلوا سکتے ہیں، اور بلوانے کے بعد انہیں ایک آرڈر جس میں ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس جگہ اس مقام کا ذکر کر دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ جیوری مقرر ہونی ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی رپورٹ تیار کرنی ہے۔ اب یہ جیوری اپنے مخصوص وقت کورٹ کے دیے وقت کے اندر پابند ہے کہ یہ اپنی رپورٹ تیار کرے۔ اگر کسی وجہ سے یہ اس مخصوص ٹائم کے اندر اپنی رپورٹ تیار کرنے میں ناکام رہتی ہے تو ایسی صورت میں یہ میجسٹریٹ صاحب اگر دیکھتے ہیں کہ سفیشینٹ کاز ہے کہ اس وقت کے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ یہ رپورٹ مکمل تیار نہیں ہو سکی، تو ایسی صورت میں اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ 139 کو بھی یہیں اس کا سپلیمنٹری سیکشن کے طور پر اس سے ریلیونٹ سیکشن ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہی جیوری جب اپنی رپورٹ کورٹ کو جمع کراتی ہے تو کورٹ کو اگر یہ رپورٹ آتی ہے کہ یہ جو میجسٹریٹ کا صاحب کا آرڈر تھا یہ ریزنیبل اور پراپر آرڈر تھا تو اسی میں رپورٹ کی تائید میں میجسٹریٹ صاحب اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اس آرڈر کو ایبسلیوٹ آرڈر قرار دے دیں، یا یہ ممکن ہے کہ اس جیوری کی رائے میں اگر کسی قسم کی کوئی موڈیفیکیشن کو تبدیلی کی ضرورت پڑے آرڈر میں تو میجسٹریٹ صاحب اس میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت 139 میں یہ بھی ہے کہ میجسٹریٹ صاحب اس کے پابند نہیں ہیں، وہ
अगर ऑर्डर वापस लेना चाहें तो वापस ले सकते हैं, अगर रीजनेबल ऑर्डर है तो उसको एब्सोल्यूट करार दे सकते हैं। अब 135 के बाद हमने 138 139 को एज ए सप्लीमेंट्री सेक्शन, क्योंकि वो ज्यूरी से मुतल्लिक थी, इकट्ठे पढ़ लिया। अब 135 के बाद जो नेक्स्ट 136 में ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें हो सकता है वो जो शख्स सबब बना हो इस न्यूसेंस का, वो ना ही कोर्ट में हाजिर हो, ना ही वो कोई ऐसा शोकाज नोटिस गुजारे, और ना ही वो किसी ऐसी ज्यूरी की एप्लीकेशन दे। तो इसी मौका के ऊपर 136 के तहत मैजिस्ट्रेट साहब को अख्तियार हासिल है कि वो एब्सोल्यूट एक कतई हुक्म जारी कर दें और इस आर्डर को एब्सोल्यूट आर्डर करार दे दिया जाए। 137 में अगर वो शख्स जो इसका बहस बना है, जिसको नोटिस मौसूल हुए हैं, अगर वो कोर्ट के पास कोई ऐसी शहादत ले आता है जिसको कोर्ट उस शहादत को मुलाहिजा करके मुतमिन होती है और ये तसव्वुर करती है कि उसका ये आर्डर इम्प्रॉपर था और वो आर्डर रीजनेबल आर्डर नहीं था, तो ऐसी शक्ल में मजिस्ट्रेट साहब को इस सेक्शन के तहत अख्तियार हासिल है कि वो अपना ये आर्डर इसी स्टेज के ऊपर बगैर किसी मजीद कार्रवाई के वो वापस लेने का भी अख्तियार रखती है। कर रहे थे 137 का जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि ये मुमकिन है कि मजिस्ट्रेट साहब उसकी एविडेंस को अनसफिशिएंट करार दें और ये एविडेंस मजिस्ट्रेट साहब को मुतमिन नहीं कर सकती, तो ऐसी शक्ल में मजिस्ट्रेट साहब को अख्तियार हासिल है कि वो अपने पिछले आर्डर को एब्सोल्यूट करार दे सकते हैं। अगर ये इन ऑर्डर्स के दौरान मजिस्ट्रेट साहब ये देखते हैं कि कार्रवाई नहीं की जा रही, तो इस सेक्शन के तहत 188 के तहत 188 पीपीसी डिसओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर का हुक्म सुना के इस सेक्शन के तहत कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। जो कहते हैं 139A। अब 139A ये है कि अगर वो शख्स रिस्पोंडेंट या जो अमर बहस तकलीफ का सबब बना है वो कोर्ट के पास इस तरह की एविडेंस देने में कामयाब हो जाता है कि जिससे वो ये बावर करवा लेता है कोर्ट को कि ये राइट जो था वो प्राइवेट राइट था, तो कोर्ट ऐसी शक्ल में वो हुक्म वापस ले सकती है। और दूसरी शक्ल में अगर वो इस तरह की एविडेंस देने में कामयाब ना हो तो कोर्ट अपना पिछले आर्डर को एब्सोल्यूट करार दे सकती है। अब 140 बेसिकली इस सारी प्रोसीडिंग का एक एग्जीक्यूशन की एक सेक्शन सामने आती है, तो ये कहती है कि अगर 137 में अगर एब्सोल्यूट कोर्ट ने उस आर्डर को करार दे दिया, या 136 के जो स्टेज थी उसके ऊपर कोर्ट ने एब्सोल्यूट करार दे दिया, या 138 की स्टेज के ऊपर एब्सोल्यूट करार दे दिया, किसी भी स्टेज पर अगर आर्डर वो कतई शक्ल अख्तियार कर गया, तो 140 के तहत कोर्ट दोबारा कंफर्म हुक्म देगी कि इस रिमूवल को, इस अमर बहस तकलीफ को या इस ऑब्स्ट्रक्शन को फ़ौरन मौके से हटाया जाए, उसका वक्त मुकर्रर कर दिया जाएगा उस ऑर्डर के तहत, और उसका वो मकाम जिस पे वो अमर बहस तकलीफ मौजूद है उसका वो मकाम मुकर्रर कर दिया जाएगा। दूसरी इसमें सूरत हाल ये है कि अगर सेकंड पार्ट 140 का एग्जीक्यूशन का ये है कि कोर्ट ये भी कर सकती है कि वो जो मटेरियल या वो जो गुड्स या वो अगर कोई और ऐसी अशिया पड़ी हुई हैं तो उनको वो ज़ब्त कर सकती है, उनको सेल कर सकती है। सेल करने के बाद जिस शख्स के इसके ऊपर अखराजात आए हैं इस सारी कार्रवाई करने के ऊपर, उसको ये अखराजात भी इस सेक्शन के तहत दिलवाए जा सकते हैं। और अटैचमेंट किसी और प्रॉपर्टी की जो इस कोर्ट की लिमिट में हो या इस कोर्ट की लिमिट में ना हो, उस प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। वो मूवेबल, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी की जो है वो अटैचमेंट भी 140 के तहत कोर्ट करने का अख्तियार रखती है। 141 के तहत वो जो ज्यूरी है, अगर कोई शख्स उस ज्यूरी के वर्डिक्ट में रुकावट पेश करता है या उसका रिपोर्ट कोर्ट में न आने देता है, या वही शख्स जो इसका रिस्पोंडेंट है वो इसको कामयाब नहीं होने देता, तो उसके खिलाफ भी कोर्ट इस सेक्शन के तहत हदायत जारी कर सकती है। 142 ऐसी सेक्शन है कि जिसमें कोर्ट को अगर ये बावर करवा दिया जाए और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि इस
न्यूसेंस की वजह से, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई डेंजर पैदा हो रहा है, किसी मुज़र सेहत होने का खतरा पैदा हो चुका है, या इस तरह के ख़तरनाक हालात हैं कि अगर इसको फ़ौरन रिमूवल इसकी ना की जाए, इसको हटाया ना गया या इस अमल को इस मौके पे रोका ना गया, तो इससे शदीद पब्लिक के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ऐसी शक्ल में कोर्ट हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है कि तावक्त मुकम्मल फ़ैसला इसको एक हुक्म इम्तनाई दे दिया जाए, इंजंक्शन दे दिया जाए। इस सेक्शन के तहत कोर्ट को इंजेक्शन देने का भी इख्तियार हासिल है। तो 143 की लास्ट सेक्शन है, पाकिस्तान पीनल कोड में किसी भी जुर्म को दोहराने की जो सज़ा है वो सज़ा दी जाएगी, 143 इसको डील करता है। और 133 से 143 तक ये तमाम प्रोसीडिंग थी जो पब्लिक न्यूसेंस को डील करती है। अगर मैं अपनी मुकम्मल बात समझाने में कामयाब हुआ हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियो मैं आप दोस्तों के लिए ला सकूँ।